तो 8 बजे की असली खबरों के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों की इनसाइड स्टोरी जानने का। तो सबसे पहली इनसाइड स्टोरी होगी 24 की चुनावी रेस की, जिसका एक ट्रेलर आज दिल्ली में दिखाई दिया। दूसरी इनसाइड स्टोरी कांग्रेस के कलह से जुड़ी हुई है और सवाल ये, कांग्रेस मोदी से लड़ेगी या अपने झगड़े सुलझाएगी? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए क्या 2024 का राजनीतिक समीकरण साधा जा रहा है? यह दिलचस्प इनसाइड स्टोरी आपको जरूर देखनी चाहिए। कर्नाटक में बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद सस्पेंस तो शांत हो गया, लेकिन असंतोष की आग भड़क उठी है। इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे आखिर पाकिस्तान पर किसने गिराया जीडीपी बम। लेकिन सबसे पहले बात 2024 की रेस की। नीतीश कुमार आज तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली में विपक्ष जोड़ों की मुहिम में जुटे हैं। नीतीश आज राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले और बाद में अरविंद केजरीवाल से मिले। नीतीश की कोशिश बीजेपी के खिलाफ विपक्षी मोर्चा बनाने की है, लेकिन सवाल यह है आखिर इस विपक्षी मोर्चे का सरदार यानी विपक्ष का नेता और मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा? नीतीश कुमार आए, साथ में तेजस्वी यादव भी आए। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नीतीश की यह बैठक विपक्षी एकजुटता की मुहिम की सबसे अहम तस्वीर है। 2024 के चुनाव के लिए मोदी के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा बनाने की जुगत में कांग्रेस और नीतीश का ये साझा उपक्रम है। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर, देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करेंगे और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे। ये बात तय हो गई है। तो राहुल गांधी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बैठक में दो चीजों पर एक राय है। नंबर 1, ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियों को जोड़ना। नंबर 2, विपक्ष को एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए राजी करना। इस तरह 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष के चेहरे के लिए ये नई रेस शुरू हो गई, जिसमें एक तरफ राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी हैं, के चंद्रशेखर राव भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, तो शरद पवार भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, 2024 में विपक्ष का सरदार कौन होगा? क्या राहुल गांधी होंगे? क्या नीतीश कुमार होंगे? क्या ममता होंगी या केजरीवाल होंगे? 2024 के चुनाव के लिए विपक्षी एकजुटता में सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो है सभी नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं। ऐसे में इन महत्वाकांक्षाओं को कौन परे रख पाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। अभी इस रेस में कौन आगे चल रहा है, किसकी क्या सियासी ताकत और कमजोरी है, पहले इसे समझ लेते हैं। राहुल गांधी की ताकत ये, वो अभी मोदी के खिलाफ सबसे मुखर चेहरा है। साथ में उनकी पार्टी कांग्रेस की अखिल भारतीय मौजूदगी है। लेकिन राहुल दूसरी पार्टियों में स्वीकार्य नहीं, कांग्रेस भी अंदरूनी झगड़े में फंसी है। नीतीश कुमार के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है, स्वच्छ छवि है, लेकिन भरोसे का संकट है और वो बिहार तक सीमित है। ममता बनर्जी की फाइटर लीडर की छवि है, लगातार 3 बार से सीएम हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल तक सीमित हैं। के चंद्रशेखर राव के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है, लेकिन तेलंगाना तक सीमित है। शरद पवार के पास सबसे ज्यादा लंबा राजनीतिक अनुभव है, वो एक गठबंधन के सूत्रधार भी रहे, लेकिन उनकी पार्टी की दूसरी जगह मौजूदगी नहीं। न ही पवार की मजबूत प्रशासक की छवि है। अरविंद केजरीवाल अपनी साफ छवि का गेम खेलते हैं। उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है, लेकिन लोकसभा में अभी तक उनका एक भी सांसद नहीं। विपक्षी एकजुटता के लिए दिल्ली में जो पहल हुई, उसके लिए
खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को बुलावा भेजा था, जिसके बाद नीतीश दिल्ली पहुंचे। हालांकि आरजेडी इसका सूत्रधार लालू प्रसाद यादव को बता रही है। नीतीश जब दिल्ली पहुंचे तो सीधे लालू यादव की बेटी मीसा भारती के घर पहुंचे, जहां लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद ही वो राहुल गांधी से मिलने गए। असली बेचैनी है 2024 का, क्योंकि विपक्षी एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं और 2024 में तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया जा रहा है भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए। असंभव है भाई, असंभव है, किसी कीमत पे नहीं। 7 जन्म में नहीं, मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, जिनसे बिहार नहीं संभला, जो ढंग से बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वो देश के प्रधानमंत्री क्या बनेंगे। दिल्ली गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने। वैसे भी विपक्षी एकता एक भ्रम मात्र है। लेकिन विपक्षी एकजुटता में अहम किरदार सिर्फ राहुल गांधी, नीतीश कुमार या लालू यादव ही नहीं है। हलचल महाराष्ट्र में भी है, जहां उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार के बीच मीटिंग हुई। शरद पवार के अदानी पर दिए बयान से विपक्षी एकजुटता खतरे में दिखाई दे रही थी। पवार ने कांग्रेस से अलग स्टैंड लेकर अपने ही साथी को मुश्किल में डाल दिया था। लेकिन एबीपी नेटवर्क के साथ बातचीत में पवार ने उस बयान से यू टर्न लेकर संकेत दे दिया, विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में वो साथ है। विरोधी आमच्या मित्रांचं मत माझ्यासारखा वेगळं आहे, पण आम्हाला याच्यात ऐक्य ठेवायचं आहे आणि त्यासाठी माझं मत मी त्या ठिकाणी मांडलं। पण आमच्या सरकारला असं वाटत असेल की डेफिसिट हवी आहे, की आपण हेच केलं असेल तर आम्ही त्याला विरोध करणार नाही। त्यांच्या मताशी आम्ही सहमत नाही, पण विरोधकांची एकी त्याच्यावर दुष्परिणाम होऊ नये म्हणून या बाबतीत आम्ही आग्रह करणार नाही। तो शरद पवार ने कांग्रेस के मन की बात कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता की राह में वो रोड़ा नहीं। लेकिन सवाल अभी बाकी है, ममता, केसीआर, केजरीवाल क्या कांग्रेस की छतरी के नीचे आने को तैयार होंगे? आम आदमी पार्टी 2024 के चुनाव के लिए अलग तैयारियों में जुट गई है। पार्टी नेता सीधे अब पीएम मोदी को अटैक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में निकाय चुनाव लड़ने की भी घोषणा पार्टी कर चुकी है। तो साथ ही जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर संगठन तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल क्या करवट लेंगे। और इससे भी बड़ा सवाल तो ये, मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। तो आइए इस खबर की इनसाइड स्टोरी समझते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय से। अभिषेक, देखिए, इतिहास के झरोखे से अगर हम देखें तो कई बार ऐसे मौके आए कि विपक्ष के तमाम नेता इसी तरीके से मुस्कुराते हुए, हंसते हुए फोटो खिंचवाते दिखते हैं, लेकिन चुनाव आते आते या चुनाव के बाद उनकी महत्वाकांक्षाओं की वजह से ये बिखर जाता है सब कुछ। इस बार क्या कहानी अंदर से सामने आ रही है? देखिए अखिलेश, एक लाइन में मैं आपसे कहूं कि अंदर की कहानी ये है कि विपक्ष के जो नेता हैं वो इस बार एक पहलू पर अभी से एकमत हो चले हैं, और वो एकमत होने का पहलू ये है कि उनका कोई सरदार नहीं होगा। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बातें हो चुकी हैं पहले से। ये बातें अखिलेश यादव के को पर्सपेक्टिव में रख करके हो चुकी हैं, ये बातें ममता बनर्जी को पर्सपेक्टिव में रखे हो चुकी हैं, नीतीश कुमार को लेकर के हो चुकी हैं, और उसके बाद यही संकट आ गया है कि एक धुरा एकजुट होता है तो दूसरा धुरा साथ छोड़ देता है। यूपी में अखिलेश यादव को साथ लेंगे तो मायावती तैयार नहीं होंगी, अरविंद केजरीवाल को साथ लेंगे खुद कांग्रेस को एतराज हो जाएगा, ममता बनर्जी को साथ लेंगे तो ममता बनर्जी को साथ लेने में अधीर रंजन चौधरी ऐसे तमाम सारे नेता वो तमाम सारी बातें कहते हैं। तो ये बहुत सारे इसमें उलटफेर हैं। तो अब ये अंदर की कहानी ये तय हो रही है कि एक ज्वाइंट फ्रंट बनाया जाएगा और नेतृत्व नहीं बल्कि सीट शेयरिंग पर ध्यान दिया जाएगा, और ये फ्रंट तय करेगा कि मोदी का रिप्लेसमेंट कौन होगा। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी अभिषेक, शुक्रिया इसके लिए आपका। दिल्ली में विपक्षी एकता की कवायद हो रही है। कांग्रेस नेता जोर शोर से विपक्षी एकता की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या कांग्रेस खुद इतनी मजबूत है वो विपक्ष के केंद्र में रहे और मोदी से लड़े? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब दिल्ली में कांग्रेस नेता विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे थे, ठीक उसी वक्त राजस्थान कांग्रेस का झगड़ा दिल्ली दरबार में दस्तक दे रहा था। मेरा लक्ष्य विरोधी
कौन क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। ये लड़ाई विचारधारा के बीच। हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, महंगाई राहत, इसके अलावा हमारे कोई ध्यान जाते नहीं राइट लेफ्ट। तो जिस वक्त दिल्ली में सचिन पायलट कांग्रेस आला कमान के बुलावे का इंतजार कर रहे थे, उसी वक्त जयपुर में अशोक गहलोत मिशन 2030 की चर्चा कर रहे थे। मेरा लक्ष्य 2030 है। कौन क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें जनता का मैंडेट मिला था सेवा करने का, हमने कसर नहीं छोड़ी है, ये देश पूरा जानता है। जयपुर में अनशन के नाम पर ताकत दिखाने के बाद पायलट के हिस्से में इंतजार है। वहीं अशोक गहलोत पूरे जोश में मिशन 2030 की तैयारी में जुटे हैं। इसीलिए सवाल ये है, क्या गहलोत के जादू से पायलट पस्त हो गए हैं? और अब सचिन पायलट के सामने विकल्प क्या है? सचिन पायलट अब तक गांधी परिवार से नजदीकी के कारण गहलोत से मोर्चा ले रहे थे। पायलट को उम्मीद थी कि जैसे 2020 में उनकी खुली बगावत के समय गांधी परिवार ने उनसे सीधा संवाद किया था, वैसा ही इस बार भी होगा। लेकिन सूत्रों का दावा है, गांधी परिवार पायलट के अनशन से नाराज है। प्रियंका गांधी ने पायलट को कोई फोन नहीं किया। पार्टी का एक बड़ा तबका अब पायलट पर एक्शन की मांग कर रहा है। सचिन पायलट जी ने जो मुद्दा उठाया है करप्शन का, मैं उसके साथ सहमत हूँ। उठाने का तरीका गलत है। मैं वहाँ का प्रभारी हूँ, मेरे को बता देते कि जी एक बहुत बड़ा इशू है, आप इसको करिए। जयपुर में विधायकों का बहुमत गहलोत के साथ है, वहीं दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान का भरोसा भी गहलोत के साथ है। यानी दिल्ली से जयपुर तक गहलोत पायलट पर भारी पड़ रहे हैं। इसीलिए सवाल फिर वही है, आखिर सचिन पायलट के पास अब विकल्प क्या है? क्या पायलट राजस्थान में अपनी पार्टी बनाएंगे? क्या चेहरे की तलाश में जुटी आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे पायलट? या कांग्रेस के बाकी बागियों की तरह पायलट का ठिकाना भी बीजेपी बनेगी? पायलट की इस उधेड़ बुन के बीच आज दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और राजस्थान के हालात की जानकारी उन्हें दी। रंधावा अभी विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान के मुद्दे पर राहुल गांधी से चर्चा की। खड़गे इस मुद्दे पर सोनिया गांधी से भी बात करेंगे। फिलहाल कांग्रेस आलाकमान वेट एंड वॉच के मूड में है, लेकिन पायलट की बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि करप्शन के मुद्दे पर गहलोत पायलट की सोच पर ही सवाल उठा रहे हैं। राजस्थान देश भर के अंदर जितने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने यहाँ छापे डाले हैं, यहाँ 4-5 IAS IPS, अगर आप ज्यादा छापे डालते हो तो जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं वो कहेंगे यहाँ बहुत करप्शन इसलिए छापे पड़ रहे हैं। इस बेचैनी में पायलट को बड़ा फैसला करना है और विकल्प 3 है। इसमें से अगर पायलट अपनी पार्टी बनाने का विकल्प चुनते हैं तो ये चुनौती बड़ी होगी, क्योंकि एक तरफ नई पार्टी के लिए संसाधन जुटाने होंगे, वहीं राजस्थान में पायलट की गुर्जर बिरादरी के वोट 9% हैं। 12 जिलों में गुर्जर वोटरों का असर है। 30 विधानसभा सीटों पर गुर्जर वोट निर्णायक है। यानी सिर्फ गुर्जर वोट के भरोसे पायलट पूरे राजस्थान के नेता नहीं बन सकते और न ही सीएम की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में पायलट आम आदमी पार्टी की तरफ देखते हैं तो 2018 विधानसभा चुनाव में आपको महज 0.38% वोट मिला था। आपका राजस्थान में संगठन नहीं है। राजस्थान की ये तासीर है कि यहाँ पे रीजनल पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर नेशनल पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी है कि आज हमारी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी। तो निश्चित तौर पे राजस्थान के लिए नेशनल पार्टी हमारा बनना एक हमारे लिए भूम है। आम आदमी पार्टी पायलट को अपने पाले में लाना चाहती है, लेकिन यहाँ भी पायलट को 0 से शुरू करना होगा। पायलट के आने से आपको फायदा हो सकता है, लेकिन सचिन को वो नहीं मिलेगा जिसकी उन्हें तलाश है। ऐसे में सचिन पायलट के पास आखिरी और मजबूत विकल्प बीजेपी का बचता है। देखना होगा कि क्या पायलट कांग्रेस के दूसरे बागियों की तरह बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ भी पायलट के लिए रास्ता आसान नहीं, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी के पास दिग्गज नेताओं की भरमार है। इन दिग्गज नेताओं के बीच पायलट कैसे जगह बनाएंगे, अपने लोगों को बीजेपी में कैसे सेट करेंगे। गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी
विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए। पायलट इस ऊहापोह में हैं क्योंकि कांग्रेस से उन्होंने मौन बगावत तो कर दी, लेकिन आगे का रास्ता साफ नहीं। जयपुर से मनीष शर्मा और दिल्ली से जैनेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी न्यूज। और कांग्रेस से जुड़ी खबरों पर बहुत करीब से नजर बनाकर रखने वाले हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इनसाइड स्टोरी के साथ। आशीष, सवाल ये कि सचिन पायलट का दाव उल्टा तो नहीं पड़ गया, कहीं अलग थलग तो नहीं पड़ गए वो? देखिए, पार्टी में अखिलेश एक बड़ा धड़ा है जो ये मानता है कि सचिन पायलट कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, कद्दावर नेता है। राजस्थान में उनकी काफ़ी पकड़ है, ऐसे में उनको पार्टी से ना निकाला जाए या उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई ना की जाए। लेकिन एक बहुत बड़ी लॉबी है जिसमें कई सीनियर लीडर्स हैं जो चाहते हैं कि इस बार उन्होंने परिधि लांघ दी है। उन्होंने मना करने पर भी, रिलीज निकाल करके औपचारिक तौर पर कहने की एंटी पार्टी एक्टिविटी की है, उसके बावजूद उन्होंने वो मौन व्रत किया, इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक मेरी सोर्सेस से जानकारी है उसके मुताबिक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन होगा। पहले रंधावा प्रभारी अगले 1-2 दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, उसके बाद गांधी परिवार मिलकर के तय करेगा। लेकिन ज्यादा चिंता की बात पायलट के लिए इस बार यह है कि गांधी परिवार भी उनसे नाखुश है। ऐसे में जरूर यह सवाल उठता है कि एक तरफ आप ऑपोजिशन को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने ही लोगों को यूनाइट नहीं कर पा रहे राजस्थान में, जिसका असर सिर्फ राजस्थान पे नहीं रहेगा, आने वाले दूसरे स्टेट के चुनाव पर भी पड़ सकता है। इसका खामियाजा कांग्रेस को कर्नाटक में भी उठाना पड़ सकता है। लिहाजा कोई ना कोई इसका सोल्यूशन अगले 2-1 दिन में नजर आएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका। जिस वक्त कांग्रेस अंदरूनी कलह में उलझी है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर कोने को दिल्ली तक जोड़ने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब एक और चुनावी राज्य राजस्थान को भी वंदे भारत का गिफ्ट मिल चुका है। पिछले 2 महीने में 6 वंदे भारत लॉन्च हो चुकी है। सवाल यह है, ट्रेन का कोई चुनावी कनेक्शन भी है क्या? रिपोर्ट देखिए। वंदे भारत ट्रेन विकसित होते भारत की उमंग और तरंग का प्रतीक है। साथियों, ये हमारे कौशल, हमारे सामर्थ्य, हमारे आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। सफेद रंग के डिब्बों पर, नीली पट्टी में पटरियों पर देश का विकास दौड़ रहा है। और इसी कड़ी में ये नया आयाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और राज्य को वंदे भारत की सौगात दे दी। अजमेर से दिल्ली के बीच वंदे भारत की शुरुआत हो गई। मां भारती की वंदना करने वाली राजस्थान की धरती को आज पहली वंदे भारत ट्रेन मिल रही है। दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस से जयपुर दिल्ली आना जाना और आसान हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया की फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट की भावना समृद्ध करती है। प्रधानमंत्री ने जो कहा वही सच्चाई है। भारत में रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोजाना इन्हीं रेलों के जरिए सफर करता है। लेकिन सवाल ये, क्या वंदे भारत एक्सप्रेस का चुनावी कनेक्शन है? क्या वंदे भारत की रफ्तार 24 की रेस जिताएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तक 14 वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च हो चुकी है। 2 महीने में 6 वंदे भारत लॉन्च हुई। इस महीने के 12 दिन में 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जा चुकी है। 1 अप्रैल को भोपाल से दिल्ली वंदे भारत की शुरुआत हुई। 12 अप्रैल को जयपुर से दिल्ली वंदे भारत चल पड़ी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। तीनों राज्यों को वंदे भारत की सौगात मिल चुकी है। इसके साथ ही जिन 14 रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, वहां पर लोकसभा की कितनी सीटों पर असर है, ऐसे समझिए। पहली ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी है। यूपी में लोकसभा की 80 और दिल्ली में 7 सीटें हैं। नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं। तीसरी ट्रेन गांधीनगर से मुंबई तक है। महाराष्ट्र और गुजरात में लोकसभा की 74 सीटें हैं। चौथी ट्रेन दिल्ली से हिमाचल के अंब अंदौरा को जोड़ती है। हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटें हैं। 5वीं ट्रेन चेन्नई से मैसूर को जोड़ती है। तमिलनाडु और कर्नाटक को मिलाकर लोकसभा की 67 सीटें हैं। 6ठी वंदे भारत नागपुर से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर तक है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं।
7वीं ट्रेन बंगाल के हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच है। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 8वीं ट्रेन विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद के बीच है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकसभा की 42 सीटें हैं और इस तरह मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 तो राजस्थान में 25 सीटें हैं। कुल मिलाकर वंदे भारत का सफर लोकसभा की 386 सीटों को कवर कर चुका है। अभी लोकसभा चुनाव में करीब साल भर का वक्त है। इस दौरान कई और राज्यों को वंदे भारत का तोहफा मिल सकता है। तो क्या वंदे भारत के जरिए राज्यों के वोट दिल्ली लाने का इंतजाम किया जा रहा है? क्या वंदे भारत 2024 के चुनाव का विजय रथ साबित होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। देखिए, इंडियन रेलवेज को भारत में लाइफलाइन भी कहते हैं। करोड़ों लोग इससे सफर करते हैं। इनसाइड स्टोरी समझते हैं संवाददाता रविकांत से। तो रविकांत, क्या वंदे भारत के जरिए ये वोटों का खेल चल रहा है क्या? देखिए अखिलेश, दोनों बातें सही हैं। एक तो ये कि वंदे भारत से देश में रेलवे की तस्वीर बदल रही है। दूसरी बात भी एकदम साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद आगे आकर के वंदे भारत एक्सप्रेस को अपना चुनावी रथ बना रहे हैं और जिस तरीके से प्लानिंग है 75 वंदे भारत एक्सप्रेस अगले चुनावों से पहले चल जानी है। यहाँ तक कि कश्मीर, जहाँ अभी रेलवे लाइन भी पूरी तरीके से बनी नहीं है, वहाँ भी रेलवे लाइन बन जाएगी और अगले साल जनवरी में वंदे भारत एक्सप्रेस से ही उसकी शुरुआत होगी। तो देश के हर राज्य को वंदे भारत एक्सप्रेस से जोड़ा जा रहा है और हर वंदे भारत एक्सप्रेस में आप ध्यान दीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी खुद या तो पहुंच करके लोकार्पण करते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण करते हैं, ताकि उसके महत्व को जनता जान सके और हर राज्य की जनता ये जान सके कि हमको डायरेक्ट मोदी सरकार से कुछ हासिल हुआ है। और यही नहीं, हर स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को देखने के लिए स्कूली बच्चों को भेजा जाता है और एक बड़ी संख्या में सरकारी। शुक्रिया रविकांत इस जानकारी के लिए आपका। तो कुल मिलाकर विकास भी यहां पर है और वोट भी है। 2024 के चुनाव से जुड़ी 24 बड़ी खबरें। 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता की मुहिम में जुटे नीतीश कुमार। दिल्ली में तेजस्वी के साथ राहुल गांधी और खड़गे से मिले, कहा सहमति जताएंगे, सबको जोड़ेंगे, एक साथ बैठकर मिलकर चलेंगे। 24 के लिए विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम को राहुल गांधी ने बताया ऐतिहासिक। बोले, जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी हम उन्हें साथ लेकर चलेंगे। नीतीश से मुलाकात के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने लोकतंत्र बचाने की गुहार लगाई। बोले, संविधान सुरक्षित रखेंगे, देश को नई दिशा देने का संकल्प दोहराएंगे। राहुल गांधी और खड़गे से मीटिंग के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल से भी मिले नीतीश कुमार। विपक्ष को एक साथ लाने पर बात की। मुलाकात में ललन सिंह, मनोज झा भी मौजूद थे। नीतीश कुमार और केजरीवाल की मुलाकात के बाद सीएम केजरीवाल का अहम बयान, कहा नीतीश सभी को जोड़ रहे हैं। बोले, विपक्षी पार्टियां साथ आकर देश की सरकार को बदलें। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान का नीतीश पर वार। बोले, नीतीश कुमार 7 जन्मों तक प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, नीतीश के पास कोई विजन नहीं। विपक्षी एकता पर आरजेडी के प्रवक्ता का बड़ा बयान, सभी दलों को जोड़ने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार को मिलेगी। प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने दिया बयान, नीतीश बनेंगे संयोजक। दिल्ली पहुंचते ही कल नीतीश ने लालू यादव से मुलाकात की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और नीतीश के पुराने सहयोगी आरसीपी सिंह ने तस्वीर पर कसा तंज। बोले, जब जैसी तब तैसी, गुड़ खाइए नीतीश कुमार। राजस्थान में चुनावी साल में कांग्रेस के भीतर बड़ी हलचल। सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई करेगी पार्टी। राजस्थान प्रभारी रंधावा बोले, पायलट का तरीका गलत। पायलट विवाद के बीच अशोक गहलोत ने किया मिशन 2030 का एजेंडा सेट। बोले, मेरा लक्ष्य 2030 है, कौन क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का नीतीश पर हमला। सम्राट चौधरी बोले, भ्रष्टाचारियों को एक करने में जुटे। बिहार के मुख्यमंत्री भटक रहे हैं, पीएम बनने का सपना देखना छोड़ दें। विपक्ष की एकजुटता पर स्वामी रामदेव का तंज। बोले, कभी एक नहीं हो सकते हैं। 2024 में जो सनातन धर्म को सर्वोपरि मानेगा वही देश की कमान संभालेगा। 2024 से पहले कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी ने कसी कमर। कल छत्तीसगढ़ जाएंगी। बस्तर में भरोसे के सम्मेलन में शामिल होंगी। 2024 से पहले हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर सवाल। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन के सवाल पर बोला, मैं ज्योतिषी नहीं जानता भविष्य में क्या होगा।
नेशनल पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी की नजर कांग्रेस की जगह पर। राघव चड्ढा ने कहा, देश को केजरीवाल की जरूरत है। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को कश्मीर से कन्याकुमारी तक ले जाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने दिया संकेत, 2024 में लिमिटेड सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। हमारा मकसद है केंद्र में बैठी पार्टी को रिप्लेस करना, जिससे लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी हलचल तेज। कमलनाथ ने आज दिल्ली आकर सोनिया गांधी से मुलाकात की। प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। 2024 में देश को मिलेगी बड़ी सौगात। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सड़क का सपना होगा पूरा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने कहा, नई सड़क दिल्ली से चेन्नई के बीच की दूरी 1312 किलोमीटर कम कर देगी। 24 के चुनाव से पहले लालू यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ी। लालू की बेटी रागिनी यादव पर भी ईडी जांच का फंदा। जमीन के बदले नौकरी केस में पूछताछ। कर्नाटक में बीजेपी के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को टिकट मिलना अब तय लग रहा है। पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं था। मिशन 2024 की तैयारी में जोर शोर से जुटे अमित शाह। 14 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के बीरभूम और 15 अप्रैल को राजस्थान के भरतपुर में रैली। तेलंगाना में दलित वोट पर सीएम केसीआर की नजर। 14 अप्रैल को हैदराबाद में 125 फीट ऊंची बाबा साहेब आंबेडकर की मूर्ति का अनावरण होगा। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले पर ईडी की चार्जशीट में अजित पवार और उनकी पत्नी का नाम नहीं होने का दावा। ईडी की चार्जशीट पर अजित पवार ने कहा, कोई क्लीन चिट नहीं मिली है, मेरे परिवार की ईडी जांच जारी है। कर्नाटक में बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही असंतोष के सुर बुलंद हो गए हैं। पहली लिस्ट में नाम नहीं होने से नाराज कर्नाटक बीजेपी के दिग्गज नेता जगदीश शेट्टार आज दिल्ली पहुंचे और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। वहीं दूसरे कई नेताओं के समर्थक सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं। से बेंगलुरु तक कई राउंड के महामंथन के बाद आखिरकार कर्नाटक के लिए बीजेपी की लिस्ट आई, लेकिन बवाल पैदा कर गई। कुल 224 विधानसभा सीटों से बीजेपी ने 189 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, लेकिन यहां से सड़क पर संग्राम शुरू हो गया। जिन्हें टिकट नहीं मिला, उनके समर्थक सड़क पर उतर आए। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में अपने किले को हर हाल में बचाना चाहती है, इसलिए टिकट बंटवारे में हर संतुलन को साधने की कोशिश की गई है। कर्नाटक की राजनीति में सत्ता का फैसला करने वाले लिंगायत समुदाय को खुश करने और येदियुरप्पा की नाराजगी कम करने के लिए बीजेपी ने 52 लिंगायत नेताओं को टिकट दिया, 32 वोकालिंगा नेताओं को मैदान में उतारा, 32 ओबीसी नेताओं को टिकट मिला, 30 एससी और 16 एसटी नेताओं को टिकट दिया गया। टिकट बंटवारे के जरिए बीजेपी के सामने एक तरफ वोट का सामाजिक समीकरण साधने की चुनौती थी, तो दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी और पार्टी की गुटबाजी से भी निपटना था। एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए 12 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे, 52 नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया। वहीं इस खबर की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे हमारे सहयोगी नीरज पांडे। नीरज, क्या समीकरण इसके जरिए साधा जा रहा है? जो टिकटों का बंटवारा हुआ है और जो नाराजगी नजर आ रही है, उसकी क्या कहानी है? देखिए, जब भी कोई चुनाव होता है तो उसमें इस तरह की नाराजगी आती है, लेकिन बहुत बड़े मायने में देखा जाए तो 189 सीटें घोषित की भारतीय जनता पार्टी में, उसके मुकाबले में जो नाराजगी के सुर है वो बहुत कम है। जगदीश शेट्टार निश्चित रूप में एक बड़े नेता हैं, उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए अपने पार्टी के आला कमान से बात भी की, और आज जब वो पहुंचे जेपी नड्डा से मिलने तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, अब आप अपना निर्णय बताइए मुझे क्या करना है। उन्होंने ये भी कहा कि जेपी नड्डा ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सबसे बात करके उन्हें
उन्हें निर्णय सुनाएंगे। लेकिन जिस तरह की बातें उन्होंने की उससे तो साफ है कि वो चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उन्होंने अपना एक तरह से फैसला भारतीय जनता पार्टी को सुना दिया। लेकिन एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है अखिलेश, इसको समझना बहुत जरूरी है कि कर्नाटक जैसे राज्य में 52 नए चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा और 52 ऐसे चेहरे हैं जो राजनीति में नए हैं या कहें फ्रेश हैं और उनके जो नाम आए हैं वो कार्यकर्ताओं के बीच में एक सर्वे करा के एक एजेंसी के जरिए लिए गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साबित होने जा रहा है। शुक्रिया नीरज इस जानकारी के लिए। आप क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।